नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात आज जातियों की। जाति एक असलियत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जो कहता है जाति आती क्यों नहीं, जाति क्यों नहीं, जाति कभी गई नहीं थी। ये आप भी जानते हैं और मैं भी। जाति रियलिटी है हिंदुस्तान में, भारत में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। लेकिन 2014 के बाद हमने राजनीति में और राजनीतिक पार्टियों में एक फर्क देखा, महसूस किया हिंदुस्तान के वोटर के तौर कि अब यह जरूरी नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं कि ठाकुर हैं, आप ओबीसी में आते हैं कि एससी एसटी में आते हैं। आप, यह महत्वपूर्ण था कि आप काम के लिए वोट कर रहे हैं। ये मैं राजनेताओं के लिए कह रहा हूं, नहीं तो राजनेता सिर्फ ये कहते थे मैं ठाकुर हूं, मुझे जिता देना, यह ठाकुर बहुल इलाका है। मैं एससी एसटी से आता हूं, यह हमारी जाति का इलाका है, जिता देना। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे जिता देना। और उसके बाद उसके भी सब कास्ट। लेकिन 14 के बाद हमने यह फर्क देखा 2014 के, कि अब बात विकास की होने लगी। काम करूं तो वोट देना, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये बोले विकास की लाइन खींचे, विकास की डगर पर चल पड़े प्रधानमंत्री, तो बाकी नेता चाहते हुए भी, मैं आज ये कह रहा हूं आपसे साफ और मान लीजिएगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एसपी हो या बीएसपी हो या कोई और पार्टी, कई नेता होंगे इन पार्टियों में भी, बीजेपी में भी होंगे, जिनको ये जाति की राजनीति से फायदा होता है, जिन राजनेताओं को जनता को कभी नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब देश का प्रधानमंत्री ही कह रहा हो ऊपर उठो जातियों से, विकास की डगर पे चलो और वोट मांगो विकास पे, वोट मांगो अपनी स्कीम्स पे, वोट मांगो जो काम किया है उस पे, तो फिर क्या फर्क कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहां ठाकुर ज्यादा हैं कि ब्राह्मण ज्यादा हैं कि एससी एसटी ज्यादा हैं कि ओबीसी हैं। ओबीसी में भी पिछड़ा वर्ग के हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के हैं, या उसके अंदर भी क्या है, कौन है, उसके सब कास्ट से। जैसे आज बिहार के चीफ सेक्रेटरी, बिहार में अगर आज मैं देखूं कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले हफ्ता भर में हुई हों, और चीफ सेक्रेटरी से जरा पूछ लीजिए तो चीफ सेक्रेटरी बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी तो ये बिजी थे करने में बिहार के कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं भाई बिहार में, ये पता कर लो। मुख्यमंत्री ने मांगा है, उनकी कोई गलती नहीं भाई, वो तो अफसर है, अफसरशाही वही करती है जो नेता चाहता है। देश का नेता कह रहा है विकास की डगर पे चढ़ो, जोड़ो भारत को, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह डिवाइड, पता कराओ कितनी कास्ट है, कितनी सब कास्ट है, जोड़ तोड़, कौन 70, कौन 17%, कौन 27%, पता करो। यादव कितने हैं पता करो, ब्राह्मण कितने हैं पता करो। यादवों में भी दो तरीके, ये कितना है, वो कितना है, ये क्या हो रहा है? आप क्या चाहते हैं कि 3 दशक बाद भी मंडल जैसी सिचुएशन दोबारा आ जाए? क्योंकि दिस इज रिटर्न ऑफ मंडल। अब माने या ना माने, दिस इज रिटर्न ऑफ मंडल। अब आपको चाहिए रिटर्न ऑफ मंडल, तो ये आपको निर्णय लेना है, ये जनता को, आपकी देश की जनता को निर्णय लेना। हमने सुना है बहुत, हमारी पीढ़ी के और हमारे बाद वालों ने, कि मंडल कमंडल की राजनीति होती थी। पढ़ना पड़ा था स्कूलों में कि क्या होता है मंडल, क्या कमंडल, क्योंकि हम बहुत छोटे रहे थे, ये हमसे पहले हो गया ये मंडल कमंडल, पढ़ा समझा, अच्छा ऐसा भी हुआ करता था। नहीं, आप क्या चाहते हैं हमारी अगली पीढ़ी बोले कि भारत फिर 35 साल बाद वापस मंडल के दौर पे? क्योंकि यही कहा था ना जब राम मंदिर की बात होने लगी थी कि क्या कमंडल की राजनीति वापस हो रही? ये वही लोग जो आज बांटने का काम कर रहे हैं। आपको तोड़ना है कि जोड़ना है? पूछता है भारत, साफ साफ बता दीजिए।
ये जनता डिसाइड करे देश की। आपको जोड़ना है कि तोड़ना है। आपको ऐसा नेता चाहिए, कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, आप हो, टीएमसी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, जो जोड़ने की बात करे, जो कहे आगे बढ़ो, हम सब एक हैं, या ये बढ़ो नहीं। यहां तुम ठाकुर हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ओबीसी हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ये हो, तुम वो हो। यही सबसे तो आगे निकलना है ना, ये जातियों से तो आगे निकलना है। जाति को नकार कोई नहीं रहा है, ना मैं ना आप, और ना कोई नकार सकता है। देखिए, देयर इज अ फाइन लाइन, एक महीन रेखा है, महीन रेखा, कि जाति असलियत है, लेकिन उसको और गहरा नहीं करना, उसको और बड़ा नहीं करना, उसके ऊपर पुताई करने की जरूरत है, उसको, उस दरार को बड़ा नहीं करना है। एक नेता पिछले 9 साल से कह रहा है कि विकास की राह पे आगे बढ़ो, जातियों को पीछे छोड़ो। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता में रह के तब भी 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि जातियों, लेकिन जरा निकलिए, जरा अपने अपने मेट्रोपॉलिटन शहरों से 100 किलोमीटर ही निकल जाइए। दिल्ली में हो, चाहे बंबई में, बंगलौर में हो या कलकत्ता, 100 किलोमीटर, 100 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 50 में ही आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो असलियत है, लेकिन उसको पाटना है। और ये क्या कर रहा है? ये उसको और गहरा कर रहा है। इसी पे है आज पूछता है भारत, ये स्पेशल रिपोर्ट, और फिर डिबेट करते हैं। पिछले 9 साल से सत्ता से दूर विपक्ष में बेचैनी है। सत्ता की तलाश में विपक्ष तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, लेकिन अब तक विपक्ष सफलता से कोसों दूर है। हर बार मोदी को हराने की रणनीति बनाता है, लेकिन विपक्ष हर बार रण में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे में इंडी अलायंस के संयोजक का ख्वाब देखने वाले नीतीश कुमार ने मोदी को हराने के लिए जाति कार्ड का पांसा फेंका है, लेकिन मोदी ने ग्वालियर से साफ कर दिया, विपक्ष का ये कार्ड भी चलने वाला नहीं है। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरव गान पसंद नहीं आता। वैसे बिहार पहला राज्य नहीं है जहां जाति सर्वे हुआ है। इससे पहले कर्नाटक और राजस्थान में भी जाति सर्वे हो चुका है, लेकिन किन्हीं वजहों से आंकड़े जारी नहीं किए गए। ये पहेली बना हुआ है। वहीं 2024 की रणभेरी बच चुकी है, और ऐसे वक्त में नीतीश कुमार ने जाति सर्वे का जाल फेंका है, लेकिन बीजेपी ने इसे भ्रम फैलाने वाली साजिश बताया। लोग क्या करते हैं कोई मतलब किसी चीज को कर रहे हैं। मुस्लिम के खिलाफ तो है, लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो, क्या काम किए शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे। कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। जाति सर्वे जारी होने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। अब ये कहां रुकेगी इसका तो पता नहीं है, लेकिन सवाल ये कि जाति सर्वे से देश जुटेगा या टूटेगा। सवाल ये भी कि क्या 33 साल बाद मंडल पार्ट 2 से देश का भला हो सकेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष का कितना अगड़ा, कितना पिछड़ा का दाव कहीं 2024 में उल्टा ना पड़ जाए। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। स्वामी दीपांकर जी, आप यात्रा निकाल रहे थे, क्या कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा। हर्षवर्धन जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, अनंत विजय जी जुड़ रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा जी, प्रोफेसर रविकांत और प्रोफेसर संदीप यादव मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मैं पहले स्वामी दीपांकर के पास जा रहा हूं, स्वामी जी, उसके बाद आ रहा हूं हर्षवर्धन जी। मुझे पता आपको जल्दी जाना है। स्वामी जी, आप यात्रा निकाल रहे थे,
हम एक हैं, सब एक हैं, सब साथ हैं। ये नेता लोग तो सब बांटने में लगे हैं गुरुजी। स्वामी जी, मैं ऐश्वर्या भाई एक बात आपसे कहता हूं, मैं आपसे एक बात कहता हूं। मैं आज भी जब यात्रा कर कर निकल रहा था तो आज यात्रा में बड़ा आश्चर्यचकित देखने को यह मिला, और यह पहलू भी डिस्कस हुआ जिस पर आज हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं। पूछा कि जितने लोग, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, उसमें यादव कितने हैं बताइए, जाट कितने हैं बताइए, गुजर कितने हैं बताइए, ठाकुर कितने हैं बताइए, और पंडित कितने हैं बताइए। ये सब पूछते रहे, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। और पूछे कि हिंदू कितने हैं, सनातनी कितने हैं, तो सभा में हजारों हाथ खड़े हो गए। तो इतना ही कहूंगा। बोलते हैं नहीं, मैं अब मानता नहीं। स्वामी जी देखिए, खराब मत मानिएगा, मगर जो स्वामी दीपांकर जी खराब मत मानिएगा, मैं अब मानता नहीं। आप मेरे से कहते हैं ऐश्वर्या 200, 250, खराब 260, 270, नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता। स्वामी जी देखिए, स्वामी जी मैं आपकी इज्जत करता हूं, खराब मत मानिएगा। मैं कह रहा हूं स्वामी जी, आप आते हर बार बोलते हैं कि ऐश्वर्या ये हो गया, ऐश्वर्या सब साथ हो गया। अगर ऐसा होता तो ये राजनेता, ये हमारी जनता का अगर मन मैं आपके हिसाब से मानूं स्वामी जी, जो आप कहते हैं कि ऐश्वर्या भाई ऐसा हो गया, सब एक साथ हो गए, फर्क नहीं पड़ा, देवबंद में भी, सहारनपुर में भी, यहां भी, वहां भी, तो मैं कहता हूं स्वामी जी, ये जो नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, अगर हमारे देश की जनता ठान ले कि जोड़ना है और तोड़ना नहीं, जैसा कि आप बोलते हैं, तो फिर ये नेता ऐसा करने की हिम्मत ही ना करे। ये नेता हिम्मत ही इसलिए करते हैं क्योंकि जनता को ये बरगला देते हैं। स्वामी जी मैं कैसे मान लूं आपकी बात? मैं बहुत सीधे और साफ शब्दों में दो बात कहता हूं जी सर, कि जब कोई राजनीति या सत्ता में कोई शासक होता है ना ऐश्वर्या भाई जी, वो अहंकार के मद में इतना चूर होता है कि उसे मालूम नहीं पड़ता जनता चाहती क्या है। मगर एक चीज बहुत क्लियर होती है कि जनता बंटना तो कम से कम नहीं चाहती। जनता अब इस स्थिति में नहीं आना चाहती जिस स्थिति में पॉलिटिकल व्यक्ति चाहते हैं। सोचिए कि समूचा विपक्ष चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, समूचा विपक्ष चाहता है, मगर एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि जात पात से ऊपर उठिए, विकास के रास्ते पर चलिए, एक हिंदू होकर एक सनातनी होकर रहिए। आप किसी कोरे कागज पर ऐश्वर्या भाई आज लिख लीजिए, आज आपको भले ही यह बात कहने में सही महसूस हो रहा है, भविष्य तय करेगा कि एक सन्यासी की भिक्षा यात्रा समाज को जोड़ने में कामयाब रही या कुछ गणना कराकर एक राज्य में। मैं उम्मीद करता हूं स्वामी जी कामयाब रहे। और मेरी भिक्षा यात्रा कोई बिहार में नहीं है, मेरी भिक्षा यात्रा बिहार में नहीं है, हाँ, मेरी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिणाम, देखिए मैं तो देश की जनता की बात करता हूं। देखिए स्वामी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दीपांकर जी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए स्वामी जी, मैं तो देश की जनता की बात करता हूं। क्या ना है, विनोद अग्निहोत्री जी, पंकज शर्मा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, है ना, कैन आई हैव देम ऑन हियर। मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपसे समझना चाह रहा हूं, जो आज हुआ, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, पिछड़ा वर्ग इतना, अति पिछड़ा वर्ग इतना, दोनों मिला के 63% है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मिला के। इस सब से आपका क्या मानना, फायदा होता है कि नुकसान? क्योंकि मेरा मानना है टूट होती है, जोड़ नहीं होती। विनोद जी, मेरा एक काउंटर सवाल है सर, मेरा एक काउंटर सवाल है कि मंडल 1 से फायदा हुआ कि नुकसान? बताइए। नहीं, मैं आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं, उसके बाद फिर देन विल डिबेट। देख रहे हैं जी सर, आज अगर हम सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के, अति पिछड़े वर्गों के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को देख रहे हैं, तो ये मंडल 1 की वजह से ही हुआ। आज राजनीति में अगर पिछड़े वर्ग के नेताओं का वर्चस्व देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी पिछड़े वर्गों की बात करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी जो गुजरात में कभी अपनी जाति नहीं बताते थे, उनको बताना पड़ता है कि वो ओबीसी समाज से है। ये किस रूप में इस बात देख रहे हैं? अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं एक सामाजिक आलोड़न, एक सामाजिक प्रक्रिया चल रही है ना। अभी मैं स्वामी जी को सुन रहा था कि वो चाहते हैं कि देश न टूटे, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए।
तो फिर आप हिंदू की बात खाली क्यों करते हैं? आप भारतीय की बात करिए ना। उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, बौद्ध भी हो, पारसी भी हो, जैन भी हो, तो सारे भारतीयों को एकजुट करिए ना। जब आप कहते हैं कि हिंदू, तो इसका मतलब वहीं आप टूटन की शुरुआत कर देते हैं। तो जब एक तरफ जो है हिंदुत्व की राजनीति होगी और दूसरी तरफ जब मंडलवादी राजनीति होगी, तो ये तो होगा ही होगा ना। और मैं ये कह रहा हूं कि जातीय जनगणना की मांग विपक्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में समर्थन करती है जातीय जनगणना का, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन नहीं करती, विरोध करती है। तो उसकी जो दुविधा है वो बड़ी मुश्किल है। अभी मैं सुन रहा था जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री विकास के नाम पर कह रहे हैं, अच्छी बात है, कहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। आप मुझे बताइए किस प्रधानमंत्री ने जाति के नाम पर वोट मांगा? इंदिरा गांधी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक मैंने हर प्रधानमंत्री को सुना और कवर किया काफी हद तक। हर प्रधानमंत्री विकास और देश के नाम पर वोट मांगता है। इंदिरा गांधी ने भी मांगा, नरसिम्हा राव ने भी मांगा, अटल जी ने भी मांगा, मोरारजी ने भी मांगा, चरण सिंह ने भी मांगा, मनमोहन सिंह ने भी मांगा। हर प्रधानमंत्री ने विकास के नाम पर वोट मांगा है और मांगना चाहिए, देश के नाम पर वोट मांगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। विकास के नाम पर वोट दिया जाता है, लेकिन विकास में भी एक तथ्य जुड़ा हुआ है कि किसका विकास? सामाजिक विकास, सारे वर्गों का विकास, सारे समुदायों का विकास। विनोद जी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कुछ शहरों का विकास या कुछ सबका साथ, सबका साथ। कह रहा हूं विकास की अवधारणा पर भी तो बहस होनी चाहिए। विकास कल जो है लाखों कर्मचारी जो है ओल्ड पेंशन को लेकर आए और उन्होंने प्रदर्शन किया, वो भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल है, और वो ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आपने वो उठाया, कौन सुन रहा है? नहीं, कल जितने लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में थे, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन। सारे राजनीतिक दल, सारे नेता बहुत बारीकी से देख रहे विनोद जी उसको। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं, उसके बाद सर मैं आ रहा हूं आपके पास दोनों के पास। हर्षवर्धन जी, विनोद जी को सुना आपने? देखिए, ऐश्वर्य विनोद जी ने जो कहा उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं विनोद जी जो कहते हैं सब अच्छी बात कहते हैं, लेकिन एक दो बातें जो छोड़ दे रहे हैं उसको मैं जोड़ देता हूं। इस देश में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई और जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी, उनके पोते, मतलब एक के बाद नाती पोता सबको सत्ता मिलती गई और इस देश में पिछड़े बने रहे और मंडल के नाम पे एक दूसरे को खून खच्चर करने लगे, ये किसका दोष था? किसने ऐसा पाप किया इस देश के साथ जिसने इस देश के लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया? ये बेशर्म नेता आज राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी, उनको हिंदू बोलने में शर्म आ रही है, ये जोड़ने चले हैं। कौन सी राजनीति जोड़ेंगे? और सोचिए कि जब आज महिला आरक्षण भी मिलता है तो इतने वर्षों के बाद आज भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। आज भी उस पर अड़ंगा ही लगाने की कोशिश की थी, तब तो पिछड़ों को भी देने की इच्छा नहीं थी उनकी, और जातीय जनगणना उनके साथ है। मुझे लगता है ये नेताओं का दोहरा चरित्र है जो हमारे सामने बार बार आता है। और देखिए, एक संकट बढ़ गया है। वो समय चला गया जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की पार्टी कह के और उसको ब्राह्मण बनिया पार्टी कह देते थे। हालांकि तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी तो पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनता था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जातीय तौर पर, मैं कह रहा हूं, वैसे मुसलमान है लेकिन जातीय तौर पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक लोध कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। उमा भारती को गद्दी सौंप दी मध्य प्रदेश में। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। घांची तेली समाज से आते हैं, उनको उठाकर लाए, उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रास्ते आए। मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि मंडल वन ने क्या दिया, तो हम ये सवाल पहले पूछें कि कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा माहौल क्यों बनाया? क्यों 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ और भारत में गणतंत्र लागू हो गया, 1952 में इस देश का संविधान लागू हो गया, क्यों संविधान के लिहाज से सबको एक बराबर अधिकार नहीं मिला? और सोचिए, इस देश की संविधान सभा ने जब बहस की थी ना, उसको पढ़ना चाहिए सबको। जिन बाबा साहब अंबेडकर का शपथ लेकर उनका हवाला देकर बात की जाती है, उन्होंने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा कुछ नहीं बताया था। कहा सोशली ऑप्रेस्ड, वंचित शोषित वही है। इस देश में सोचिए, अगड़ा और पिछड़ा जाति में आ गई। अनुसूचित जाति जनजाति का समझ में आता था। शर्म आनी चाहिए हम सबको। हम सब देश और समाज के तौर पर शर्मसार हो रहे हैं। और आज जब दुनिया 21वीं शताब्दी में कहां से कहां जा रही है,
तो हम फिर से वो जाति का रोना लेके बैठ रहे हैं। और कोई बात नहीं, मैं तो मानता हूं बड़ा अच्छा हो गया। अब बताइएगा कि ओबीसी वाली करिएगा, ईबीसी वाली करिएगा। अब बताइएगा कि 14% यादव वो 29% कैसे हिस्सेदारी लेकर बैठा है। अब बताइएगा कि 2.5% का कुर्मी वाला नेता कैसे मुख्यमंत्री बना बैठा है। शर्म नहीं आती जातिवादी बहस करते हुए। और मुझे लगता है कि इस देश का जितना नुकसान, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जितना नुकसान कांग्रेस की जाति विभाजक नीतियों ने किया, अब सत्ता से बाहर होकर वही फिर से करने की कोशिश हो रही। लेकिन समय बदल चुका है। साफ साफ सभी जातियों को दिखता है कि हमारा नेता कहां खड़ा है, हमारे अधिकार कहां खड़े हैं, सरकारी योजनाओं में हमारी हिस्सेदारी कहां खड़ी है। और सबके बाद देश के शीर्ष पर हमारे बीच से निकला हुआ एक नेता बैठा है। वो सोने का और चांदी का कटोरा और चम्मच लेके नहीं बैठ गया है कि जो बताएगा कि जातीय आधार पर हम लड़ेंगे और वो लड़ाई हम लड़ने लगेंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है। प्रोफेसर रविकांत, मैं फिर से कह रहा हूं, स्वामी दीपांकर जैसे लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, हाँ। लेकिन इसके अलावा भी लोगों में अब दूसरे तरह की चीजें दिख रही हैं। बहुत सी चीजें बदल गई हैं। बहुत अच्छा हुआ ये जनगणना लाकर नीतीश कुमार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए, पहले तो मैं स्वामी दीपांकर जी से कहूँगा, मेरी अपील है कि वो शिक्षा यात्रा निकालें तो इस देश का भला होगा। भिक्षा यात्रा का समय गुजर गया है। रही बात जो अभी हो रही थी कि साहब नीतीश कुमार ने ये कर दिया, ऐसा भी ये देश तो सदियों से बटा हुआ है। नीतीश कुमार ने क्या उसमें अलग कर दिया है? हाँ, लेकिन समस्या ये है कि अब ये बिहार में पता चल गया है कि साहब सवर्ण कितना है और संसाधनों पर उसका कितना हक है, राजनीति में उसकी भागीदारी क्या है। और दूसरा, पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच का जो विभाजन है, जो राजनीति होती रही है, मतलब ऐसे बात हो रही है जैसे कभी हुआ ही नहीं। मोदी जी जब 2014 में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्होंने चाय वाला से शुरू करके राजनीति अपने ओबीसी के कार्ड को खेला था कि मैं ओबीसी हूँ। जाति भी बताई थी, आज भी बताई जा रही है, अभी भी बताई गई कि वो मोड़ घांची तेली हैं। तो जाति इस देश की सच्चाई है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते। और जाति ही इस देश में शोषण, अन्याय और अत्याचार का कारण भी है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो जन्मजात वर्चस्व और श्रेष्ठता का बोध लेकर के पैदा होती हैं, जो हजारों साल से इस देश में बहुत छोटी संख्या ऐसी है जिसने बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बना करके रखा, उनका शोषण किया, उनके अन्याय और अत्याचार उन पर किया। और आज जब जाति के आधार पर भागीदारी की राजनीति हो रही है डेमोक्रेसी में, शुक्र है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने देश में डेमोक्रेसी स्थापित की। यही कचोट आज भी आरएसएस और भाजपा के लोगों को है कि क्यों नहीं इस देश में सत्ता हमारे हाथ में आ गई, तो उसके बाद ये संविधान की ज़रूरत ही नहीं थी, मनुस्मृति को हम लागू करते। ये बाकायदा आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया था 30 नवंबर 1949 को कि कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कहते हैं कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। तो संविधान को क्यों बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि जो दलित जिसको साफ पानी पीने को नहीं मिलता था, जिसे पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, 1927 का महाड़ सत्याग्रह, और आज उसके सामने बिस्लेरी की बोतल होती है तो उसको ये तकलीफ़ होती है कि हो क्या रहा है, ये हमारे बगल में आकर के कुर्सी पर बैठ गया है। तो असली दिक्कत ये है कि साहब इसकी जो भागीदारी है, ये जो मुंह खोल कर के बोल रहा है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी सब ठीक है हिंदुत्व में। और रही बात इसकी जो अभी कह रहे थे कि उसमें संविधान में कुछ नहीं है, केवल SC ST के अलावा, तो आर्टिकल 340 पहले है। मैं आ रहा हूं सबके पास। आर्टिकल 340 पहले है जो ओबीसी की बात जिसमें की जाती है, 341 बाद में है जिसमें SC ST के अधिकारों की बात है। हर्षवर्धन जी, मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन कैसे चीजों को डाइल्यूट करना है ये उनको बखूबी पता। स्वामी जी क्विक रिस्पॉन्स। सर आ रहा हूं आपके पास। स्वामी जी क्विक रिस्पॉन्स। मैं हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं सीधा आपके पास। सभी पंकज जी आ रहा हूं, विनोद सर आ रहा हूं। सभी विद्वान लोग बैठे हैं। मैं आदरणीय को मात्र इतना कहना चाहता हूं कि वर्तमान यात्रा में शिक्षा की आवश्यकता निसंदेह होना चाहिए,
मगर भिक्षा यात्रा में किसी से दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं मांगा जा रहा कि एक होने की और यूनाइट होने की और जोड़ने की भिक्षा है। पहली बात, संसद के 1951 के औपचारिक भाषण के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर जी और अबुल कलाम आजाद जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने जातिगत जनगणना का विरोध करते हुए कहा था कि आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, अपनी तरफ से सुविधा अनुसार नाम लीजिए, मगर घृणा की आवश्यकता आज भी नहीं होनी चाहिए। घृणा की आवश्यकता नहीं है, है आपके दिल में, ना मेरे दिल में। और रही बात जाति, मैं एक बात कंप्लीट बोलिए ऐश्वर्या भाई, पूरी कीजिए स्वामी जी, बोलिए। आप बांट करके बड़ा नहीं बन पाइएगा, या याद रखिए, चाहे आवश्यकता किसी चीज की हो। और एक कोई धर्म ग्रंथ में चुनौती से कहता हूं, मनुस्मृति का आप जिक्र करते हैं, मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ में काउंट होती है? नहीं, अभी बात हो रही है रियलिटी में। आज में स्वामी जी, मैं आपका सेंस समझ रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर साहब का काउंटर कर, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं सर, अभी कुछ लोग बोले नहीं है। हाँ जी, पंकज जी बोले नहीं, विनोद जी बोलना चाहते हैं, रामकृपाल। हाँ नहीं हर्षवर्धन जी, 30 सेकंड्स को एक रिस्पांस जी। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा जी, बिल्कुल 10 सेकंड। मैं कोई काउंटर नहीं करना चाहता हूं। मुझे लगता है आज देश को सुनना चाहिए, ये काउंटर का वक्त नहीं है। 27 में अगर वो पुराने आंदोलन को ले जा रहे हैं रविकांत जी, आज का ये देश है। ऐश्वर्य के शो पे हर्षवर्धन त्रिपाठी और रविकांत बराबर बैठे हैं और बराबर ही बोलेंगे। किसी की हिम्मत, हैसियत और इतना अधिकार नहीं है कि दूसरे को कम कर दे। मैं मानता हूं यही हमारा भारत है। अगर आप जहर का, जलन का, घृणा का भारत बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा। राइट। हाँ, दादा कुछ बोल रहे हैं, प्रोफेसर संदीप यादव जी, और फिर मैं आ रहा हूं पंकज जी। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं। हाँ बोलिए। देखिए रामकृपाल जी, सबसे पहले तो मेरी किताब है, मैं इस विषय का एक्सपर्ट हूं। हर्षवर्धन जी लगातार झूठ बोल रहे थे इस चैनल। झूठ बोल रहे थे कैसे? मैं बता रहा हूं। सबसे पहले 2018 में बीजेपी ने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा। रही बात प्रधानमंत्री महोदय की, 2001 में उन्होंने अपनी जाति नहीं, लेकिन हर्षवर्धन पार्टी ने मुझे बोला भाई, बहुत झूठ। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए वापस। मैंने झूठ कहा, मेरा नाम लेके आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरा नाम लेके आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, सुनिए प्लीज। पहली लाइन में बोलिए कि मैंने कौन सी बात झूठ कही। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। मैंने कौन सी बात झूठ कही वो बताइए पहले। मैं वही बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं, मैंने वही बोल रहा हूं। झूठ कही, अरे भाई बोलने दीजिए, मैं सुनने को तैयार। बोलने दीजिए। 2001 में तो बताओ ना, पहली लाइन यहां से कैसे शुरू कर सकते हैं कि मैंने झूठ बोला? 2001 में क्या चीज उन्होंने झूठ बोली है? हर्षवर्धन जी पूछ रहा हूं, हर्षवर्धन जी पूछ रहा हूं, उसका कदर करिए। 10 सेकंड दीजिए हर्षवर्धन जी, 10 सेकंड दीजिए, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। 2001 में प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया, मोड़ घाची तेली को। दूसरी बात, आप 1931 की जनगणना की बात कर रहे थे, जिसमें आप कह रहे थे कि यूपी में ब्राह्मण ज्यादा थे, हमने उसके बाद भी ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपकी मजबूरी थी। तीसरी बात, आपने कहा कि 14% यादव, बिहार के 29%। आपके पास क्या आंकड़ा कि 29% वो संसाधनों में है? कोई आंकड़ा है आपके पास? रही बात, मैं आपको बता दूं, सुनिए ध्यान से, मंडल कमीशन, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले। मंडल कमीशन के लगने से पहले ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में केवल 5% था, और दूसरे का शब्द डालना बंद कीजिए। उसके बाद केवल 5% था। अभी भी जो 27% उनका रिजर्वेशन है, उसमें केवल 21.57% है, ये सरकार ने कहा है। ये रामकृपाल जी, पंकज शर्मा, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। 30 मोर सेकंड्स। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं। ब्यूरोक्रेसी में 90 सेक्रेटरीज हैं, पीएमओ में 3 ओबीसी हैं, मीडिया में एक भी एडिटर नहीं है ओबीसी का, एक भी एडिटर नहीं है। तीसरी बात, तो इट डिपेंड्स ऑन कैलिबर, या मैं कैलिबर की बात करूंगा, कैलिबर बताऊंगा तो आप करिएगा। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जुडिशरी, आज तक 500 जजेस हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। 2014 के पहले का आंकड़ा है। ओबीसी का तो वैसे इस देश में कोई आंकड़ा है ही नहीं। उसमें 5 ओबीसी हुए, 5 दलित हुए, आदिवासी एक भी जज नहीं हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। रही बात एकेडमिक्स की, किसने कब्जा कर रखा है गलत ढंग से? 73% लोग, 50% का संवैधानिक रिजर्वेशन है, उसमें भी 50% ओबीसी एससी एसटी नहीं है। 27% ओबीसी है, 21% सीटें भरी है। क्लास 1 की केवल 14% सीटें भरी हुई हैं, क्लास 2 की 16% है, क्लास सी की वो 18% है, क्लास
जो डी सबसे खराब नौकरियां उसमें 22% है, टोटल जो 21.57%। मल्टी ओके, आपने अपना पॉइंट रखा। आप सच बोलिए, आपने बातें नहीं, उन्होंने झूठ क्या बोला से पहले 5%। उन्होंने एक सेकंड प्रोफेसर, इसलिए एक झूठ नहीं बता पाए प्रोफेसर साहब, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। आराम तो पूछ रहा हूं, आराम क्या झूठ बोल रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूं कि हर्षवर्धन जी ने झूठ क्या बोला। कह रहे हैं ब्राह्मण 10% है यूपी में, गिन दिए जाएंगे 5% से भी नहीं होंगे। बता दीजिए, आप गिनवाइए, करवाइए जाति जनगणना, 5% भी नहीं होगा। आपने किसका हक मारा? भाई मैं कह रहा हूं सब साथ में रहिए, आप तोड़ने की बात क्यों करते हैं? रामकृपाल जी, पंकज शर्मा जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेट हूं, एक सेकंड प्लीज रिलैक्स। रामकृपाल जी, पंकज शर्मा जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन जी, ऑल फॉर ऑनर जी। हाँ, मैं बहुत विनम्रता से, आराम से दादा बोलिए, कि आराम से कोई नहीं सुन लीजिए, जब कोई इशू किसी मूल सवाल पे बात करनी हो तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट में एक निबंध लिखना शुरू कर दीजिए देश की राजनीति पर, ताकि वो सब्जेक्ट गायब हो जाए। आज की बात मैं जहां तक समझ रहा हूं, आप जो बिहार में जाति गणना हुई उसी पे कर रहे हैं जी। मेरा एक सिंपल, विनोद जी को, हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन कोई भी गणना की जाती है या कोई भी सवाल लगाया है, कोई भी चीज पढ़ी जाती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। तो आपने गणना तो करा ली, अब कृपया ये बता दीजिए, मेरा तो सिंपल सवाल है, हाँ। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एक साथ ही आजाद हुए थे सन 47 में। हाँ जी। बिहार में नेहरू का समाजवाद चला, इंदिरा गांधी का समाजवाद चला, उसके बाद जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति चली, उसके बाद लोहिया का समाजवाद चला। लोहिया जी ने क्या कहा था? नहीं, मैं बता रहा हूं। लोहिया कहते थे 100 में 60, आज आपका आंकड़ा आया है 100 में 63, तो 70 सालों में आपने 3% और वृद्धि की। ये तो आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, बताइए उसको। और मैं तो सिर्फ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया है। यथार्थ जमीनी सच्चाई को आज आपने उजागर किया है। कृपया यह बता दीजिए कि 70 साल से जो सामाजिक न्याय के रास्ते में जो चीज चली थी उसको किसने लूटा? अगर केंद्र ने लूटा है तो केंद्र के उन गुनहगारों को फांसी पर चढ़ाइए। और अगर जयप्रकाश और लोहिया, इनके लोगों ने जो सामाजिक न्याय के लिए आए थे, लड़ाई लड़ी थी, जयप्रकाश नारायण ने कहा था ये सब अब ना चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, और उसमें कस्में खाई हैं, सुन लीजिए। आ रहा हूं प्रोफेसर। जाति तोड़ो दाम बांधो, जिसे नीतीश कुमार और ये सब निकले हैं। तो बताइए 70 साल का बिहार को आज जो स्थिति है, अगर वो गलत है, और आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको पदक मिलना चाहिए। लेकिन अगर आज बिहार में जो आप गिना रहे हैं कि देखो जी, लोहिया जी कहते 100 में 60, हमने 63 कर दिया, राहुल जी पंकज जी 85 हो गए। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। 85% पंकज शर्मा जी में पिछड़े हैं। क्या किया है 70 सालों में आप लोगों ने? पंकज शर्मा जी जवाब दीजिए। जमीन आपकी, लैंड आपका। पंकज बाबू बोलिए। सारे सब्जेक्ट स्टेट के होते हैं, क्या किया? विनोद सर आ रहा हूं, उसके बाद आज आप पंकज बाबू 10 साल में बीजेपी आ गई तो 70 साल का इतिहास उसके ऊपर चेप देंगे? क्या किया सामाजिक न्याय के नाम पर आप लोगों ने, बताइए। पंकज जी, एवरीवन ऑन प्लीज, मल्टी। ये 25-30 मिनट की बहस में 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि बांट कर कोई बड़ा नहीं बन सकता। दूसरा ये कहा गया कि नेताओं के दोहरे चरित्र हैं। और तीसरा ये कहा गया कि हमको शर्म आनी चाहिए कि हम जाति पर बहस कर रहे हैं। तीनों बातों से मैं सहमत हूँ। अब जाति पर बहस 2019 में बनारस से नामांकन करने के बाद अपनी पहली जनसभा जो कन्नौज में नरेंद्र भाई मोदी ने की, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐलान किया कि मैं सबसे पिछड़ी, सबसे अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूँ। मोदी जी जिस जाति में पैदा हुए, वो जाति तो गुजरात में पिछड़ी जातियों में शामिल ही नहीं थी। रामकृपाल जी के सवाल का जवाब नहीं देंगे आज। उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया। मंडल कमीशन ने 1980 में 3747 पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध किया था, और आज केंद्रीय सूची में 5013 ओबीसी जातियां हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं।
फिर कहता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं, और इस देश में हमेशा बड़े नेताओं ने नारे दिए। किस तरह के इंदिरा जी ने नारा दिया था? जात पर न पात पर, जात पर न पात पर वोट उन्होंने मांगा। अब जाति पर वोट मांगने की ये सारी प्रथाएं शुरू कब से हुई? देश में 3000 जातियां हैं, 25,000 उपजातियां हैं, और आज भी हम जातिगत जनगणना के आधार पर जातिगत व्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम करें, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बात और कही गई कि राहुल जी और कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं आदिवासी, हरिजन, पिछड़े, हिंदू क्यों नहीं कहते? अरे पिछड़ी जातियों में क्या गैर हिंदू जातियों के पिछड़े शामिल नहीं है? वो भी तो अति पिछड़े और पिछड़े गैर हिंदू जातियों के भी हैं। क्यों एक हिंदू 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 कहने की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो इस देश में जातिगत जनगणना के पक्ष में बात करके और जातिगत जनगणना के पक्ष में बात करके हिंदू बात करके एक कट्टर हिंदुत्ववाद को पूरी तरह ठीक पंकज जी, ओके पॉइंट टेकन पंकज जी। विनोद जी, सर आ रहा हूं, सर वापस आ रहा हूं सबके। विनोद जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आपने रामकृपाल जी को भी सुना, आपने प्रोफेसर संदीप यादव जी को भी सुना। विनोद सर। हाँ दादा। देखिए, रामकृपाल जी मेरे वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं उनकी किसी बात को करना जवाब दूंगा न काटूंगा, उनका अपना विचार है। देखिए, बंटवारे की राजनीति जो है वो चाहे किसी का बंटवारा, चाहे वो जातिगत बंटवारा हो, चाहे सांप्रदायिक बंटवारा हो, दोनों ही देश के लिए खराब है। ये नहीं होगा कि एक बंटवारा तो बहुत अच्छा है और दूसरा बंटवारा खराब है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर यात्रा निकालनी है तो भारतीय के नाम से निकाले ना, हम भारतीयता की बात करें ना। हम क्यों हिंदू की बात करते हैं? हम क्यों जाति की बात करते हैं? सवाल यह है कि भारतीय कब बनेंगे हम अभी 70 साल की बात रामपाल जी ने की, बिल्कुल सही की कि 70 साल में पिछली जातियां उसी हालत में है या उससे खराब हालत में है, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उन सबकी है जिनकी सरकारें रही हैं। कांग्रेस की भी है, सामाजिक न्याय की उद्धव की भी है और बीजेपी की भी है। जी, सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि बीजेपी भी इस देश में शासन में रही है, कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही है और सामाजिक न्याय के सारे योद्धा शासन में रहे हैं। जिम्मेदारी सबकी है। हम भारतीय कब बनेंगे ये मैं जानना चाहता हूं। जब कोई नेता कपड़ों से लोगों को पहचानने लगे, जब शमशान कब्रिस्तान की बातें सभाओं में होने लगे, तो वो भी तो बंटवारा है। उस बंटवारे के खिलाफ भी तो बोलना चाहिए हमको। तो चाहे जाति के आधार पर वोट मांगा जाए, चाहे सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगा जाए, चाहे जाति ध्रुवीकरण करके वोट मांगा जाए, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के वोट मांगा जाए, दोनों ही देश के खिलाफ है। हम एक ध्रुवीकरण को खराब करते हैं, दूसरे ध्रुवीकरण पे ताली बजाते हैं। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये दोहरा मानदंड सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये दोहरा मानदंड हमारे आपके और जैसे विश्लेषकों का भी है। इसलिए दोहरे मानदंड से अगर उठना है तो सबको हर तरह से उठना पड़ेगा। दोहरे मानदंड से बात भारत की और भारतीयता की जानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, और जहां तक प्रोफेसर संदीप यादव का सवाल है, उन्होंने आंकड़े दिए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कही है, तो उस पर मैं तो पहले मैंने कहा कि मंडल 1 का लाभ हुआ। मंडल 1 जब आया था तो बहुत सारे विश्वभवन हुआ था। रामकृपाल जी को याद होगा, पंकज जी को याद होगा, हम लोग सब एक ही अखबार में थे उस समय, और वीपी सिंह वो जो तमाम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, बच्चे जले थे, हम सब दुखी थे उससे। लेकिन आज मंडल 1 के कारण राजनीति में और प्रशासनों में अगर पिछड़े वर्गों के लोग आगे आए हैं, चाहे किसी पार्टी के शासन में आए हो, बीजेपी ने अगर लाई है, अगर बीजेपी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया तो मंडल 1 का ही प्रभाव था। अदरवाइज कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते, कोई ब्राह्मण बनता अगर मंडल 1 नहीं होता। तो मंडल 1 का ही प्रभाव था कि बीजेपी को भी कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। आज प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हमारी कैबिनेट में इतने पिछड़े मंत्री हैं, हमारे संसद में इतने रामकृपाल सांसद हैं। उन्होंने आपकी बात नहीं काटी वरिष्ठ बोल के, लेकिन मेरे लिए तो आप सब वरिष्ठ हैं। लेकिन ये भी एक रियलिटी है विनोद जी कि ये नहीं, विनोद जी को ऑनर रखिए प्लीज, थैंक यू। ये भी एक रियलिटी है सर कि इस देश में जातियां रहती है, आप धर्म बदल लीजिए, मजहब बदल लीजिए, तब भी जातियां रहती हैं। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है ये जाति जैसी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक सिंपल सी, भगवत शरण उपाध्याय बहुत बड़े मतलब वामपंथी इतिहासकार और वो दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने एक बात लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि देखिए, गरीबों का कर्मकांड है, संपन्नों का दर्शन, अधीन दोनों है, भ्रामक दोनों। जब पेट की चिंता नहीं होती तो आकाश का शून्य भरना ही होता है। और एक चीज बता दूं आपको, उन्होंने भी लिखा था कि ये जो समाज है ये कोई न कोई, आप सोवियत रशिया में क्या था, गांधी जी से बात हुई थी कि भाई जातियां, तो उन्होंने कहा था वहाँ क्या है, वहाँ स्टेटा कहते हैं, अपर स्टेटा, लोअर स्टेटा, फलाना। हमारे यहाँ एक समय में ऐसा था कि जो दलित था वो लैंडलेस पीजेंट्री था।
आप उसका आर्थिक इकोनॉमिक क्लास कहिए या जाति कहिए। तो खैर देखिए, जाति बुरी चीज़ है, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन मेरा ये कहना था कि मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का, समाज का उत्थान अगर होगा, अगर आप जिसका पेट भरेगा, सवाल इस बात का सीधी एक बात है कि इक्वलिटी के लिए जो सामाजिक न्याय की लोग बात करते थे, जैसे जैसे सामाजिक न्याय में आप आगे आएंगे, यानी आपकी आर्थिक हैसियत संपन्न होगी, तो जातीयता उस तरह से उसका असर उसी हिसाब से कम होता है। लेकिन मेरा ये कहना था कि जो अब तक जो लोग जातियां तोड़ने के नाम पर और गरीबों के मसीहा बनने के नाम पर चले थे, मेरा कहना यह है कि वो एक लंबे समय तक जी बोले नहीं उस पे एक विषय, लंबे समय तक वो सत्ता में रहे। मैं केवल यही कह रहा हूं कि अगर लोहिया जी कहते थे कि 100 में 60 पिछड़ा है, तो आज 100 में 63 पिछड़ा कैसे हो गया? वो तो घटना चाहिए था ना 70 साल। प्रोफेसर कैसे हो गया? प्रोफेसर साहब देखिए, रामकृपाल जी बड़े मुझे लगता है भोलेपन से कह रहे हैं कि साहब वो टूटा नहीं, सत्ता में बनाया थोड़ी ना था उन्होंने। जातियां किसने बनाई थी? जिन्होंने जातियां बनाई थी, जिम्मेदारी। पंकज जी आ रहा हूं, मंत्री की जाति के थे। प्रोफेसर अभिकांत जी बोल रहे हैं, प्रोफेसर अभिकांत एंड रामकृपाल दादा, दोनों प्लीज। थैंक यू। जरा मुझे जिसकी जिम्मेदारी होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। सिर्फ 30 और सेकंड से जी कोशिश करनी चाहिए थी, पहल उसको करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो सांस्कृतिक संपत्ति आपके पास है, अभी जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपना नाम ले रहे थे ना, तो त्रिपाठी पर जो उनका जोर था, ये सांस्कृतिक पूंजी है, इसको बचा करके आज भी सवर्ण रखना चाहता है और बोलता नहीं सब कुछ बराबर हो गया है, सब कुछ बराबर हो गया। फिर कुलपति इतने क्यों हैं, उसमें कितने दलित पिछड़े हैं? आप चले आइए, कैबिनेट सचिव कितने हैं, तो जितने सरकारी पद हैं वहाँ लेटरल एंट्री के जरिए कितने भरे गए, उसमें कितने दलित पिछड़े हैं? सच्चाई ये है कि अगर इस देश में आरक्षण नहीं होता तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी उनका अधिकार नहीं मिलता, और इसीलिए दिक्कत है। रही बात इसकी जो अभी दीपांकर जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि जो आप भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं जोड़ने के लिए, आप केवल 2 जगह चले जाइए, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मोदी जी के जाकर सामने चले जाइए और मोहन भागवत के सामने चले जाइए, वहाँ जोड़ने की सारे संकल्प आपका पूरा हो जाएगा, बजाय कि इसके आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, उन्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये केवल राजनीति है सांप्रदायिक विभाजन करने की। वक्त चला जाएगा तो जो तोड़ रहे हैं, अगर आप उनके पास चले जाए तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, उनकी बात तो पूरी हो जाए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या भाई, रामन और लोहिया कहा करते थे कि कास्ट इज इंश्योरेंस पॉलिसी विच वर्क्स विदाउट प्रीमियम। कास्ट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग। कास्ट इज द कैंसर ऑफ द सोसाइटी। आई एडमिट, कैंसर ऑफ द सोसाइटी। वास्तव में रामकृपाल जी बहुत भोले हैं या भोले बनने का अभिनय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको नहीं मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन लगा ओबीसी का 2007 और 9 में लगा है, और कितना जल्दी क्या हुआ आप सब जानते हैं, आंकड़े देखिएगा। बिहार में क्या हुआ है? बिहार में समानता आ गई। बिहार में नहीं, आप बताइए ना। बिहार में समानता नहीं आई है। आपके ही लोग थे, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नहीं, आप ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में मुख्यमंत्री बनने से समाजवाद आ गया, तब काहे जनगणना कर रहे थे? जमीन लेके लोग पैदा हुए, तब क्यों जनगणना कर रहे हैं? सही बात, अगर मुख्यमंत्री बनने से समाजवाद आ गया तो जनगणना क्यों कर रहे हैं? जनगणना क्यों नहीं करेंगे? मुख्यमंत्री तो तभी है ना सब। मालूम करना होगा ना कि देखिए बिहार का हिसाब दीजिए, सोशल ऑडिटिंग, बिहार का हिसाब दीजिए। जनगणना का मतलब है सोशल ऑडिटिंग। जनगणना से आप लोगों ने लूटा है, नए सवर्ण बन करके आप लोगों ने लोगों का खून पिया है, लूटा है। स्वीकार करिए। अभी रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, लक्ष्मणपुर बातें किसने किया? आप जमीन लेके पैदा हुए थे रामकृपाल जी। जमीन एंडिंग कमेंट्स पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स पंकज शर्मा जी, रामकृपाल जी को जाना है। एंडिंग कमेंट्स पंकज जी अंदर एंडिंग कमेंट्स। मैं भी ये जानना चाहता हूं कि जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, जब अलग अलग राज्यों में वे मुख्यमंत्री बने, तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्हीं की जाति के ज्यादातर लोगों के हाथों में सारे थाने, सारी तहसीलें, सारे कार्यालय, सब कुछ उन्हीं की जाति के हाथों में क्यों गया? तो अगर सवर्ण मुख्यमंत्रियों ने ज्यादतियां की इस मामले में, अरे तो आपकी सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की सरकारों ने, रामकृपाल जी यही तो पूछ रहे थे। उस पे आप बोल नहीं रहे आज पंकज जी, उस पे आज आप बोल नहीं रहे। सारा एक्सप्लेनेशन आ रहा है आपका दादा पंकज बाबू, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि नीतीश कुमार की भी तो कितने सालों से सरकार है। पूछिए कि बीजेपी ने क्या किया, बिल्कुल पूछिए।
अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत किया तो बिल्कुल सवाल कीजिए, लेकिन उनसे भी तो कीजिए जो ठेकेदार बन रहे थे, जो ठेकेदार बन रहे थे इतने वर्षों से, इतने सालों से, उनसे भी तो सवाल करिए। मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूं कि सामाजिक हित रक्षक जब राज्यों में मुख्यमंत्री बने तो उनके जमाने में क्या क्या हुआ। सर अगर सच में हुआ होता तो भी जरूरत पड़ती। स्वामी जी एंडिंग कमेंट देन आई एम डूइंग इट राइट। समझ ही नहीं रहे स्वामी जी। जाति में बांटकर, मनों को बांटकर समानता का अधिकार दिलाने निकले हैं। मैं हैरत में इस बात को लेकर के हूं कि एससी का हक एसटी खा गए, एसटी का हक ओबीसी खा गए, ओबीसी का हक स्वर्ण खा गए। आप लड़िए आपस में, आप सबका हक कोई और खाएगा। स्वामी जी राजनीति यात्रा निकालिए, आप जाति के मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके नाम आपका भी भला नहीं होगा। मैं ये मुझे दादा बोलने दीजिए ना स्वामी जी, दादा मुझे बोलने दीजिए। भाई साहब आज 40 लाख लोग इस विचार के साथ समर्थन करिए। आप 40 लाख लोग स्वामी कहते हैं अपने आप को, तो स्वामी की तरह सोचिए, स्वामी बनने का कोशिश करिए। देश तभी आगे बढ़ेगा जब अग्निहोत्री साहब का बेटा और संदीप यादव की बेटी शादी करेंगे। मुझे सर ये मत सर्टिफिकेट बांटिए, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं। जातियों में बटे हुए समाज को कौन बांट रहा है देश को? नो प्रोफेसर भाई, नो प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं। स्वामी जी आज आप स्टूडियो में नहीं है, मैं समझता हूं बात, लेकिन प्रोफेसर यादव ठीक है आपने किताबें लिखी है, एक नहीं हो सकता मल्टीपल लिखी है, आपके फैक्ट्स ठीक हो। प्रोफेसर रविकांत और आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, मैं मानता हूं। इमोशंस कई चीजें नहीं समझिए प्रोफेसर साहब, चीजें नहीं आपको लगता है ना सच है सर, आपको लगता है सच है सर। आई एम रेडी टू काउंटर यू। हम बहस कर सकते हैं, एक नहीं 3-3 घंटे की, पर मैं ये कह रहा हूं क्या आप समय नहीं आ गया? आप दोनों प्रोफेसर हैं, आपने सारी चीजें देखी, एनालाइज की है। हाँ जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है। आपने कहा इसका बेटा इसकी बेटी सब कुल, क्या आजकल नहीं होता? होता है। नहीं आपको कैसे होगा? कास्ट सेंसस से कास्ट एनालिसिस अगर होता, रविदास का सपना था प्रोफेसर साहब जो केतन के पास रविदास मानुस पढ़ लीजिए 4 और स्वामी जी आपको 40 और पढ़ा दे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया जी ने अगर कुछ सोचा था तो आप उनसे बड़े चिंतक तो नहीं हो गए अभी? नहीं, मैं बड़ा नहीं, बस रिलैक्स। मैं कह रहा हूं इस पे करिए, आप लोग प्रोफेसर हैं। इसको आप कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस से कास्ट हटेंगी, नहीं हटेंगी सर कभी। 100 में 60 से 100 में 63 हुआ है, बस यही हुआ है सर। इस पे बहस जारी रहेगी, समय कम है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पंकज जी लेकिन आज रामकृपाल जी का जवाब नहीं आया आपसे। विनोद जी धन्यवाद, थैंक यू दादा। स्वामी जी को सामाजिक न्याय यात्रा निकालें।